हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपके प्रमोशन और ट्रांसफर से रिलेटेड सारे आपने जो कमेंट कर रखे थे उन सभी कमेंट्स को मैंने एक जगह किया है और उनका मैं यहाँ पे वन बाय वन आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ दोस्तों। और देखिए, इसमें अपन जो म्यूचुअल ट्रांसफर है, स्पॉट बेस्ड ट्रांसफर है, सभी के ऊपर बात करेंगे। साथ ही आपके प्रमोशन से रिलेटेड जो डाउट थे वो भी मैंने यहाँ पे उठाए हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिए। व्यूज़ जो है काफ़ी सारे आ रहे हैं, लेकिन लाइक जो है बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। आपके सभी डाउट्स को मैं यहाँ पे वन बाय वन सोल्यूशन करता जाऊँगा। और आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ऑलरेडी बहुत सारे रेलवे एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं अपन डाउट नंबर फर्स्ट की। देखिए, बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं कि सर म्यूचुअल कैटेगरी के अंदर जो है कैटेगरी का क्या रोल है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है, ये कैटेगरी वाला जो रोल है ये अलग अलग डिवीजन का, अलग अलग जोन का अपना एक पॉकेट रूल है। रेलवे में तो जो है, अगर रेलवे बोर्ड की अगर हम बात करें तो कैटेगरी का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन सभी जो डिवीजन है, सभी रेलवे हैं, उन्होंने अपने अपने यहाँ पे पॉकेट रूल बना रखे हैं। फिर भी जो कॉमन रूल है वो आपको बता रहा हूँ कैटेगरी के अंदर। यहाँ पे ओबीसी और जनरल वाला जो होता है वो आपस में म्यूचुअल कर सकता है। ओबीसी वाला जनरल से कर सकता है, जनरल वाला ओबीसी से कर सकता है, ओबीसी वाला ओबीसी से कर सकता है, जनरल वाला जनरल से कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, ओबीसी वाला जो होता है एससी एसटी से म्यूचुअल नहीं कर सकता। कई जगह ये लागू है दोस्तों, कई जगह लोग कर रहे हैं एससी एसटी से भी, जनरल वाले भी एससी एसटी से कर रहे हैं। लेकिन मैं जनरल रूल की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जनरल में ओबीसी और जनरल वाले आपस में ये म्यूचुअल कर सकते हैं और एससी एसटी वाले जो है आपस में म्यूचुअल कर सकते हैं। ये आ गया आपका कैटेगरी का रोल दोस्तों। और इसके बाद में कई सारी जगह कोई भी कैटेगरी की बंदिश नहीं है, वहाँ पे एससी एसटी वाला जनरल से कर सकता है, जनरल वाला एससी एसटी, मतलब कोई भी आपस में म्यूचुअल कर सकते हैं। ये अपने अपने पॉकेट रूल है। आपको जो भी डिवीजन अलॉट हुआ है, आपका जो भी रेलवे है, वहाँ पे आप पता कर लीजिए कि जो है आपका म्यूचुअल के जो है कैटेगरी में क्या क्या रोल चल रहा है इस डिवीजन के अंदर, और आपका जो म्यूचुअल मिला आपको वहाँ पे क्या क्या रोल चल रहा है कैटेगरी में। तो उससे जो है आप एकदम क्लियर हो जाओगे। बाकी इतना मैं आपको बताता हूँ, एस सी एस टी वाले से कर सकते हैं, जनरल ओबीसी वाले आपस में कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं डाउट नंबर सेकंड की, कि ट्रांसफर के लिए अप्लाई कब करें। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफर के लिए अप्लाई कब करें डिपेंड करता है कि आप जो है इंटर डिवीजन ट्रांसफर चाहते हैं या फिर इंटर रेलवे ट्रांसफर चाहते हैं। देखिए दोस्तों, इंटर डिवीजन का मतलब तो ये होगा है कि एक ही जोन के अंदर आपके डिवीजन है। जैसे कि मैं बात करूँ, अजमेर बोर्ड में आपके 4 डिवीजन पड़ते हैं। इन्हीं 4 डिवीजन में अगर आप आपस में जाना चाह रहे हो तो इनको बोलते हैं इंटर डिवीजन। और इंटर रेलवे ट्रांसफर इनको बोलते हैं। जैसे कि आप चेन्नई बोर्ड के किसी डिवीजन में हो और आप अजमेर डिवीजन के, अजमेर बोर्ड के किसी डिवीजन में आना चाह रहे हो, कहने का मतलब आपका रेलवे ही यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो इस केस में इंटर रेलवे ट्रांसफर होता है। तो देखिए दोस्तों, ट्रांसफर आप सभी को पता है कि ट्रांसफर 3 टाइप के होते हैं। तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर जो होता है, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर अप्लाई करने के लिए आप जो है अगर इंटर डिवीजन लगा रहे हो तो आप पोस्टिंग के तुरंत बाद कभी भी लगा सकते हो, या पोस्टिंग के सेम डे भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। आजकल एचआरएमएस पे ऑनलाइन लगता है, कहीं भी आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर आप इंटर रेलवे ट्रांसफर के लिए लगा रहे हो तो आपको 5 साल का वेट करना होगा। उसके बाद में फिर आपको यहाँ ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और बात करते हैं स्पाउस बेस की और म्यूचुअल ट्रांसफर की। तो देखिए दोस्तों, स्पाउस बेस और म्यूचुअल ट्रांसफर में आपके टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। चाहे आपका ट्रांसफर इंटर रेलवे ट्रांसफर हो या फिर इंटर डिवीजन ट्रांसफर हो, आपका टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतनी सर्विस कंप्लीट करनी होगी। आपकी पोस्टिंग जो होगी उसके सेम डे या उसके नेक्स्ट डे भी आप जो है स्पाउस बेस और म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, ऑन रिक्वेस्ट में जो है अगर आप इंटर रेलवे ट्रांसफर चाहते हो तो आपको 5 साल वेट करना होगा, और इंटर डिवीजन अगर ट्रांसफर चाहते हो तो आपको कोई वेट यहाँ पे नहीं करना होगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं डाउट नंबर 3 की, कि अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड वाले आपस में म्यूचुअल कर सकते हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे म्यूचुअल, ये आपस में म्यूचुअल तो कर सकते हैं, लेकिन अब डिपेंड ये करेगा कि आपको जो है पोस्टें कौन कौन सी अलॉट हो रखी है। जैसे कि सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक कोई पोस्ट है रेलवे के अंदर, से मान लेते हैं CNW वाले हैं, जिनका मान लेते हैं B1 यहाँ पे इनका मेडिकल स्टैंडर्ड था, और कोई एक कैंडिडेट है जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 ही था और उसको CNW पोस्ट यहाँ पे मिल गई। एक बंदा है जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 था और उसको पॉइंट्समैन की पोस्ट यहाँ पे मिली है। तो अब बात ये आती है कि सर ये आपस में म्यूचुअल कर सकते हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, म्यूचुअल तो कर सकते हैं, लेकिन इनका म्यूचुअल होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब CNW वाला जो है ये पॉइंट्समैन की जगह जाएगा तो पॉइंट्समैन का जो है मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा जाता है।
तो A2 इसका है ही नहीं, तो ये कैसे पॉइंट्समैन बन सकता है? पॉइंट्समैन ये बन नहीं सकता, तो ये लोग जो है आपस में म्यूचुअल नहीं कर सकते। अब यही केस अगर उल्टा होता है कि मान लेते हैं कोई पोस्ट है A2 जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड है, और उसको कोई सी पोस्ट मिल गई, मान लेते हैं कि B1 स्टैंडर्ड की कोई पोस्ट को CNW जैसे कि मिल गई, और B1 की ही कोई मेडिकल स्टैंडर्ड की कोई पोस्ट है जहाँ का बंदा इसको म्यूचुअल मिला है, तो इस केस में ये आपस में म्यूचुअल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये आपस में जो म्यूचुअल कर रहे हैं, और ये म्यूचुअल करने के बाद में जिस पोस्ट में जा रहे हैं तो उस पोस्ट का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होगा वो फुलफिल करना होगा। क्योंकि दोस्तों अगर फुलफिल नहीं करेगा तो वो पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, और एलिजिबल नहीं होगा तो म्यूचुअल कैसे होगा? तो इस प्रकार आपको यहाँ पे मेडिकल का जो स्टैंडर्ड होगा वो फुलफिल करना होगा कि ए बंदा जो है ये बी बंदे की जगह जा रहा है, तो ये जो बी पोस्ट है इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये फुलफिल करना चाहिए ए वाला, और ये बी वाला जो है ए वाले की जगह जा रहा है, तो इस जो बी वाला है इसको मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल करना होगा ए पोस्ट वाले के जगह के लिए। तो इस प्रकार आपका सभी यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड वाले आपस में म्यूचुअल नहीं कर सकते, बस उनका अगर ये फुलफिल कर रहे हैं आपस में पोस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो फिर जो है म्यूचुअल यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों और एक केस ये देख लीजिए कि मान लेते हैं CNW में A2 मेडिकल स्टैंडर्ड CNW वाले का, और पॉइंट्समैन का भी A2 है, तो इस केस में आराम से एक दूसरे से म्यूचुअल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डाउट नंबर 4 की, कि सभी ग्रुप डी पोस्ट वाले आपस में म्यूचुअल कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल ग्रुप डी की जो सभी 17 टाइप की पोस्टें हैं वो आपस में म्यूचुअल कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं CNW में है, ये वाला पॉइंट्समैन से म्यूचुअल कर सकता है। हॉस्पिटल अटेंडेंट जो होता है वो गैंगमैन से म्यूचुअल कर लो, गैंगमैन जो होता है वो किसी और से म्यूचुअल कर लो। कहने का मतलब ये आपस में म्यूचुअल कर सकते हैं कोई 17 टाइप की जो पोस्ट हैं, बस इनकी ये कंडीशन है कि इनका मेडिकल जो स्टैंडर्ड है ये फुलफिल करना चाहिए उस पोस्ट के लिए, और कैटेगरी वाला जो रोल है उस डिवीजन में या उस जोन में वो उसको फुलफिल करना होगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं बिना एग्जाम दिए ग्रुप डी में प्रमोशन कहाँ तक होता है। तो देखिए दोस्तों, बिना एग्जाम दिए ग्रुप डी में प्रमोशन कोई खास नहीं होते हैं। और मैं बात करूं SNT एक डिपार्टमेंट है सिग्नल टेलीकॉम वाले, इनका तो जो है 1900 ग्रेड जो है बिना एग्जाम दिए लगता ही नहीं है, इनको एग्जाम पास करना ही होगा तभी जो है टेक्नीशियन यहाँ पे बन सकते हैं। बाकी और जो पोस्ट है जैसे कि पॉइंट्समैन है, गैंगमैन है, उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है 1900 ग्रेड पे तक जाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे वैसे तो 2800 ग्रेड पर तक इनका यहाँ पे प्रमोशन हो जाता है बिना एग्जाम दिए, लेकिन इनका जो जॉब रहता है वो यही रहता है। और अब कुछ दोस्त बोल रहे हैं कि सर फर्स्ट प्रमोशन जो है कितने सालों में मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आपकी डिपेंड करता है आपके डिवीजन के ऊपर, आपकी कैटेगरी के ऊपर, और आप जो है किस डिवीजन से किस जोन से, सभी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। और कौन सी पोस्ट आपके पास में उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पॉइंट्समैन जो होते हैं उनको ये प्रमोशन थोड़ा सा जल्दी मिल जाता है, पहला प्रमोशन जो होता है। और बिना एग्जाम दिए प्रमोशन जो है यहाँ पे ग्रुप डी में बहुत कम होते हैं, और एक तरह से यहाँ पे घिसने वाली बात हो जाती है। अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं बिना एग्जाम दिए बस ये ग्रुप डी की जो भी यहाँ पे लग गया तो मैं इसी के थ्रू जो रेगुलर प्रमोशन इसके होते हैं बिना एग्जाम दिए उन्हीं की पे आप डिपेंड रहोगे, तो आप इस जॉब में कुछ खास नहीं कर पाओगे, और ये जॉब जो है आपको इस केस में नहीं करनी चाहिए दोस्तों। ग्रुप डी के अंदर वही कैंडिडेट यहाँ पे लगना या वही कैंडिडेट जॉब करना ग्रुप डी की जिसको यहाँ पे आगे बढ़ने की चाह हो, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे चांसेस होते हैं आगे बढ़ने के ग्रुप डी वालों के पास में। अगर आप ग्रुप डी में ही अटके रह जाओगे तो आप जो है यही आपको तो 2400 या 2800 तक ही जो है इस पर रिटायर हो जाओगे। 2800 भी बहुत रेयरली मिलेगा दोस्तों, बाकी जो है मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे 2000-2400 के ऊपर ही रिटायर हो जाते हैं ग्रुप डी वाले। और हालांकि आजकल जो है 2800 का प्रोसीजर चल रहा है कि ग्रुप डी वालों को 2800 तक प्रमोशन दे दिए जाएंगे, लेकिन वही है MSCP वगैरह में 10-10 साल के बाद में तो कई लोग वहाँ पे इतनी सर्विस कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वो जो है 2400 तक यहाँ पे रिटायर हो जाते हैं दोस्तों। तो आपको यहीं तक नहीं बैठे रहना है, आपको मेहनत करनी है। इंटरनल एग्जाम जो भी ग्रुप डी के लगे किसी भी तरह से आपको यहाँ से निकलना है। ग्रुप सी में अगर आप एक बार निकल जाते हो तो आपके प्रमोशन बहुत अच्छे खासे हो जाते हैं, ग्रेड पे आपकी सैलरी वगैरह बहुत अच्छी खासी बनने लग जाती है। तो इस प्रकार ये रेगुलर प्रमोशन कोई खास नहीं होती ग्रुप डी के अंदर दोस्तों। और अब बात करते हैं दोस्तों कि 1800 से 1900 जीबी कितने वर्षों में मिल जाती है। तो देखिए ये अलग अलग पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिली है। एक तो SNT में जो है आपको एग्जाम देना ही होगा 1900 ग्रेड पे के लिए। आप अगर एग्जाम क्लियर नहीं करते हो 5 साल भी, तो आपको 5 साल तक जो है 1900 ग्रेड पे यहाँ पे नहीं मिलेगा। और बाकी जो पोस्ट हैं उनको एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना एग्जाम के उनको 1900 ग्रेड पे यहाँ पे मिल जाता है। और दोस्तों जैसे कि मैं बात करूँ अब टाइम कितना लगता है, तो ये टाइम तो जो है अपन किसी भी एक ऐसे निश्चित नहीं है कि इतना टाइम में आपको प्रमोशन हो जाएगा, पर ये डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी, आप किस डिवीजन से हो, क्या क्या पोस्टें हैं, कितने 1900 ग्रेड की पोस्टें वैकेंट है, सारा कुछ ये देखा जाता है। अब इसमें जैसे कि जयपुर डिवीजन आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेंसी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉय है, तो यहाँ पे प्रमोशन बहुत धीमा होता है। दोस्तों मैं जिस स्टेशन पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे एक गैंगमैन है
2016 में वो भर्ती हुआ था गैंगमैन में, और आज 2023 तक भी जो है वो 1800 ग्रेड पे के अंदर ही है, उसको 1900 ग्रेड भी नहीं मिला। और वहीं मैं पॉइंट्समैनों के साथ में गंगानगर में काम किया हूँ, बीकानेर डिवीजन में, वहाँ पे विद इन 2 साल के अंदर सभी पॉइंट्समैनों को 1900 ग्रेड मिल गया था। तो देखिए जो 2019 में आया उनको 2021-22 में यहाँ पे 1900 ग्रेड मिल गया था, और एक गैंगमैन जो आ रखा है वो 2016 का रखा है जयपुर डिवीजन में, उसको अभी तक प्रमोशन यहाँ पे नहीं मिला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों गैंगमैनों के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे प्रमोशन भी थोड़ा धीमा होता है। बाकी गैंगमैन जो होते हैं वो 2800 ग्रेड तक जा सकते हैं, पहले भी जा सकते थे, और उनका जहाँ 2800 ग्रेड तक जाना आसान होता है, लेकिन और पोस्टेज होती है वहाँ पे 2800 तक नहीं पहुँच पाती है। और ये प्रमोशन वाला जो है 1900 ग्रेड पे मिलना, ये सभी कुछ जो है यहाँ पे डिपेंड करेगा पोस्ट वगैरह पे, और आप किस डिवीजन से किस कैटेगरी से हैं। तो वैसे 3 4 5 साल में सभी को लगभग मिल जाता है, लेकिन कई कई लोगों को यहाँ पे जिस डिवीजन में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं एलडीसी एग्जाम कौन कौन से डिपार्टमेंट दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एलडीसीई का जो एग्ज़ाम होता है हर डिपार्टमेंट में आता है। ग्रुप डी की जो सभी 17 टाइप की पोस्टें हैं, सभी 17 टाइप में अपने अपने डिपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम आते हैं उनको एलडीसीई एग्ज़ाम बोलते हैं। एलडीसीई एग्ज़ाम में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वही एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि दोस्तों सीएनडब्ल्यू के अंदर मान लेते हैं कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू जेई की वैकेंसी आती है सीएनडब्ल्यू में, तो इसमें जो सीएनडब्ल्यू के अंदर कैंडिडेट है ग्रुप डी के अंदर, वो ही लोग जो है जेई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसी प्रकार ट्रेन लाइटिंग में आती है, या फिर जो है एसएनटी डिपार्टमेंट में जेई की वैकेंसी आती है, तो इसमें भी जो है एसएनटी वाले ही यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि सीएनडब्ल्यू वाला एसएनटी जेई के लिए एग्ज़ाम दे सकता है। इसको बोलते हैं अपन एलडीसीई का एग्ज़ाम। तो इसमें ओनली एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही एग्ज़ाम देता है, उसी के लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे और वही लोग यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। तो एलडीसीई का जो एग्ज़ाम होता है सभी जो ग्रुप डी की सभी 17 टाइप की पोस्ट हैं उनमें निकलती रहती है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे अच्छा चांस जो होता है एलडीसी एग्ज़ाम क्लियर करने का, वो होता है पॉइंट्समैन के पास में, क्योंकि पॉइंट्समैन के पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे कि एलडीसी कोटे के तहत सेंटर मास्टर की पोस्ट निकलती है, इसके बाद में आपको टीसीटीटी सीसीटीसी की पोस्ट निकलती है, इसके बाद में एसएम की पोस्ट निकलती है, और इसके बाद में गुड्स गार्ड की भी पोस्ट यहाँ पे निकलती है। तो बहुत सारे ऑप्शन इसके पास होते हैं, और इन जो पोस्टें होती है एलडीसी के तहत स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, सेंटर मास्टर, या फिर जो है टीटीटीसीसी ने सीसीटीसी, इनमें ओनली पॉइंट्समैन ही एग्ज़ाम दे सकता है, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग एग्ज़ाम इसमें नहीं दे सकते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ग्रुप डी में सबसे जल्दी जो प्रमोशन होता है वो होता है पॉइंट्समैन का। दोस्तों एलडीसी के तहत अगर आप पॉइंट्समैन बनते हो तो आपका प्रमोशन विद इन 2 3 4 साल में बहुत जल्दी आप यहाँ पे ग्रुप सी के अंदर बहुत अच्छी पोस्ट में निकल जाओगे। बाकी सभी जो पोस्टें हैं और डिपार्टमेंट की, वहाँ पे जेई ओनली जेई का एग्जाम आता है, तो उसमें कुछ गिनी चुनी पोस्टें आती है, तो वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है। जबकि पॉइंट्समैन में यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि पोस्टें इतने सारे डिपार्टमेंट्स की आती है जिसमें ओनली पॉइंट्समैन ही एग्जाम दे सकता है। तो इस प्रकार पॉइंट्समैन के पास में जो है बहुत अच्छा खासा चांसेस होता है। वैसे एलडीसी की जो वैकेंसी होती है वो सभी डिपार्टमेंट में आती है, और एक जीडीसी का एग्जाम होता है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस पर आप जाके देख सकते हैं कंप्लीटली। जीडीसी के एग्जाम के सभी जनरल एग्जाम की तरह एग्जाम होता है, और सभी उसमें एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए टाइम बाउंडेशन की कोई जीडीसी के लिए कोई टाइम बाउंड नहीं होता है। जबकि एलडीसी के लिए जो होता है हर डिपार्टमेंट का अपना अपना लाइक रूल होता है कि आप जो 3 साल को आप टेक्नीशियन में सर्विस करनी होगी, या फिर पॉइंट्समैन में आपको 3 साल सर्विस करनी होगी, फिर ही आप जो है एलडीसी का एग्जाम दे सकते हो। इस प्रकार से वहाँ पे अलग अलग टाइम का क्राइटेरिया रखा जाता है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो यही जो है जानकारी सारी कुछ इसमें मैंने देने की कोशिश की है। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपके मन में किसी भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपके डाउट के ऊपर पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, या फिर जो नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड करूँगा। थैंक यू दोस्तों।